खैबर पख्तूनख्वा में डेवस्टेटिंग बारिशें हुई हैं। इतनी बारिश, इतना पानी कि आपने कभी इमेजिन ही नहीं किया होगा। कहते हैं कि अब तो पानी सरों से भी ऊंचा हुआ, सर तो सर हैं घरों से भी ऊंचा हुआ। ऐ ज़मानों के रब रोक अपना गज़ब, अल अमा अल अमा अल अमा अल अमा। और जब भी आप मेन स्ट्रीम मीडिया उठाकर देखेंगे तो आपको कॉन्टिन्यूसली एक ही जुमला सुनने को मिलेगा, इट्स अ क्लाउड बर्स्ट। अब ये क्लाउड बर्स्ट एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, एक ऐसा नैरेटिव है जो कि आपको बेचा जा रहा है कॉन्टिन्यूसली बैक एंड फोर्थ। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के कई ममालिक में क्लाउड बर्स्ट की कहानी बार बार रिपीट की जा रही है। इतनी बारिशें, इतना पानी, क्या ये प्रोजेक्ट हाप है? क्या ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार आपको बताने में लगा हुआ है कि इट्स अ क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज रियलिटी में एग्जिस्ट करता है? या दुनिया में इसके बारे में पर्सपेक्टिव है क्या? या क्लाइमेट चेंज टोटली एक होक्स है? ये कहानी है क्या? अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ जहालत इतनी है कि इतनी बारिशों से लड़ने के लिए हमारे लोगों के पास औजार क्या है, उनकी तालीम क्या है, उनकी तरबियत क्या है। पानी को नाउज़ुबिल्लाह कुरान मजीद दिखा रहे हैं, ये है हमारे लोगों की तरबियत। ये अलग बात है कि एक आफत आई, वो आफत मैन मेड थी या वो अल्लाह की तरफ से थी, विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन उस आफत पर हमारा रिएक्शन क्या था? हमारा ये रिएक्शन था कि हम जानवर ज़िबा कर करके पानी में फेंक रहे हैं। ये रिएक्शन बड़ा मैटर करता है। ये रिएक्शन साबित करता है कि हमने आज तक अपनी कौम की एजुकेशन ही ठीक नहीं की है, अपनी कौम की तरबियत ही ठीक नहीं की है कि जो एक आफत में और एक मैन मेड स्ट्रक्चर में, एक मैन मेड डिजास्टर में फ़र्क नहीं कर सकते। इस सब के पीछे कहानी क्या है, आइए समझते हैं। एक मिनट के लिए ज़रा ये इमेजिन करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में खुदा न खास्ता हमारे पड़ोसी ने, इंडिया ने हम पर हमला कर दिया। उसने जो हम पर हमला किया वो ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आपका पहला रिएक्शन क्या ये होगा कि इंडिया ने जो ड्रोन्स भेजे हैं ये हेरन ड्रोन्स हैं जो इसराइल तामीर करता है? या आपका रिएक्शन ये होगा कि एक अजीबो गरीब सफ़ेद रंग का फरिश्ता उड़ता उड़ता हम पर हमला कर रहा था? ये जो दो रिएक्शन है ना, इसमें तालीम और जहालत का फ़र्क है। आज जब भी आप ये क्लाइमेटिक चेंजेस देखते हैं, हम सबसे पहला इल्ज़ाम लगा देते हैं, पहली बात ही यही करते हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया कितने अरसे से आपके साथ करता जा रहा है कि इट्स अ क्लाइमेट चेंज। ये पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम क्लाइमेट चेंज की जड़ तक जाने की कोशिश नहीं करते, हम इसको एक्सपोज करने की कोशिश नहीं करते कि क्या ये क्लाइमेट चेंज मैन मेड है, क्या ये आफत हम पर मुसल्लत की गई है, क्योंकि हम उस जहालत से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। दुनिया के कितने ममालिक हैं, कितनी सदियों से दुनिया वेदर पे काम कर रही है, वी जस्ट डोंट नो अबाउट दैट। नॉर्दर्न यूरोप में, और आज की बात नहीं कर रहा मैं, आपसे बात कर रहा हूं नेपोलियनिक दौर की। नेपोलियनिक दौर के अंदर नेपोलियनिक वॉर्स बड़ी मशहूर है। नेपोलियन के ज़माने में नॉर्दर्न यूरोप के लोगों का ये मानना था कि अगर आपने ओले रोकने हो तो आप शूटिंग करें आसमान की तरफ। तो वो पता क्या करते थे? उस ज़माने के लोग जो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड होती थी, वो अपनी एग्रीकल्चरल लैंड से तोपें चलाते थे आसमान की तरफ, लेकिन उसमें एमुनेशन नहीं हुआ करता था और उसके बाद उन्हें खातिर खा रिजल्ट भी मिल जाते थे। फिर आ जाता है अमेरिकन सिविल वॉर का दौर। अमेरिकन सिविल वॉर में आपने क्या देखा? अमेरिकन सिविल वॉर में यूरोप भी और अमेरिका में एक कॉमन फैक्टर था। उनको एक फैक्ट पता था कि जब भी कोई बड़ी जंग होती है उसके बाद बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट्स अ मिसनोमर, इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि उस दौर में लोगों के बीच में पैदा हो गया और ये आपने ऑलरेडी देखा हुआ भी है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं जहाँ पर बदकिस्मती से सफाई का कोई आलम नहीं है, आपने ये देखा है कि जब भी ईद कुर्बान होती है, बड़ी ईद होती है, ईद उल अज़हा के मौके पर जब हम नजासत को दूर नहीं कर पाते तो क्या होता है? अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी तरफ से बारिश बरसाता है कि इन लोगों से तो ये काम नहीं होगा, मुझसे ही काम नहीं होगा, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ये काम खुद अपने ज़िम्मे ले लेता है और वो हर तरफ जरासीम फैलने से रोक देता है। इसी तरह जंगों के बाद भी ये एक कॉन्सेप्ट था अमेरिकन सिविल वॉर में कि एक बड़ी बारिश ज़रूर होती है। अब ज़रा थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं तो आप चलेंगे 1947 में। 1947 में क्या हुआ?
1947 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, प्रोजेक्ट साइरस, CIRRUS। इसको स्टडी कर लीजिएगा। ये प्रोजेक्ट साइरस अमेरिका में लॉन्च हुआ अंडर द सुपरविजन ऑफ यूएस एयरफोर्स। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जनरल इलेक्ट्रिक ने, और जनरल इलेक्ट्रिक का ये मानना था कि हम स्नो स्टॉर्म को और हरिकेन्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं। 1947 की बात कर रहा हूं। दुनिया कितनी एडवांस हो चुकी थी। 1947 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ एंड दिस प्रोजेक्ट was सक्सेसफुल एट इट्स टाइम। इन्होंने हरिकेन्स को कंट्रोल किया, इन्होंने स्नो स्टॉर्म को कंट्रोल किया। आज आप ये खड़ा होकर कहते हैं कि क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज जो है ये हमारे कंट्रोल से बाहर है, हमें नहीं पता। ये क्लाउड बर्स्ट एक चीज होती है। आपके मेन स्ट्रीम मीडिया ने अभी तक क्लाउड बर्स्ट का नंबर कोट नहीं किया। आप किसी भी AI टूल में जाएं और उससे जाकर सिर्फ ट्रायंगुलेशन करवा लें, आपको पता चलेगा कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो डेवस्टेटिंग बारिश हुई है, ये 3 से 4 क्लाउड बर्स्ट हुए, और इस साल पाकिस्तान में 7 से 8 क्लाउड बर्स्ट हो चुके हैं। पानी कराची तक खड़ा है, पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, और ये सिलसिला दिसंबर तक चलना है। बट वी आर सो लेम दैट वी आर नॉट गोइंग टू क्वेश्चन दीज थिंग्स, क्योंकि हमें किसी भी चीज को जब देखना है तो बदकिस्मती से इस मुल्क में रहते हुए लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा तो हमें कोई और पॉइंट ऑफ व्यू कबूल ही नहीं है। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि दज्जाली फितना आपके साथ कहां कहां पर किस किस वे, शेप और फॉर्म में खिलवाड़ करता है, और हमारा एजेंडा ऐसा है कि हम बात तक नहीं करना चाहते, बोलना तक नहीं चाहते। गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप थोड़ा और आगे हिस्ट्री में जाएं, 1954 में थाईलैंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डेवलपिंग कंट्री, थाईलैंड ने रेन मेकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, रॉयल रेन मेकिंग प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट उनका इतना सक्सेसफुल हुआ कि 1969 में उन्होंने उसको मिनिस्ट्री का पार्ट बना दिया कि थाईलैंड के जिन इलाकों में बारिशें नहीं होती वहां पर हम क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए पता है क्या तरीका होता है? सिल्वर आयोडाइड को आसमान में जाकर क्लाउड पर छोड़ा जाता है, उसके स्नोफ्लेक्स के ऊपर उसे छोड़ा जाता है, ये फ्लेक्स क्रिएट होते हैं, और उसके बाद फिर बारिश होती है जो क्लाउड बर्स्ट की सूरत में निकलती है। ये 1969 में मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बन गया। गोइंग फॉरवर्ड, और आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, और 1993 में 1993 में अलास्का में अमेरिका ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट हार्प। प्रोजेक्ट हार्प का मकसद क्या था? प्रोजेक्ट हार्प का मकसद ये था कि जो ज़मीन से ऊपर जो हमारी खला है, इसके अंदर जो लेयर है आयोनोस्फेयर, इस आयोनोस्फेयर लेयर को स्टडी किया जाए, और इसको स्टडी करने के लिए इन्होंने 3.6 मेगावाट का सिग्नल रिलीज किया, और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाई कि जिसके अंदर 180 एंटेनाज हैं, 360 रेडियो ट्रांसमिशंस हैं। ये रेडियो ट्रांसमिटर्स करते क्या हैं? ये आयोनोस्फेयर के अंदर उसको हीट अप करते हैं। जिसके पार्टिकल्स हीट अप होते हैं तो उससे क्लाइमेट में चेंज आती है। अच्छा, मजे की बात पता है क्या? मजे की बात यह कि 2015 में प्रोजेक्ट हार्प को बंद कर दिया गया। प्रोजेक्ट हार्प को बंद करने के बाद अमेरिका ने इसे यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स को हैंड ओवर कर दिया रिसर्च के लिए। प्रोजेक्ट हार्प को लेकर दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसीज हैं। इवन अमेरिका में बैठे हुए लोग कहते हैं कि प्रोजेक्ट हार्प की वजह से हमारा मौसम बदल रहा है, हमारे यहाँ बारिशें नहीं होती हैं। कनाडा में बैठे हुए लोग परेशान हैं कि हमारे मौसम में सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी हो रही है, दिस इज ड्यू टू प्रोजेक्ट हार्प। और जब आप उंगली उठाते हैं ना, तो अथॉरिटीज पता क्या कहती हैं? अथॉरिटीज कहती हैं प्रोजेक्ट हार्प तो बंद हो चुका, वो तो है ही नहीं। लेकिन सवाल पता है क्या है? सवाल यह है कि प्रोजेक्ट हार्प काम कर रहा था आयोनोस्फेयर पे, और आयोनोस्फेयर से क्या मौसम को बदला जा सकता है? क्या दुनिया में अर्थक्वेक लाए जा सकते हैं, जलजले पैदा किए जा सकते हैं? इसके हवाले से कहीं दूर नहीं जाते, आपको रीसेंट स्टडी दे रहा हूं, और अपनी टीम से भी कहूंगा कि इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ऐड कर दें। ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की रीसेंट स्टडी है, और रीसेंट स्टडी में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है, और इस टेक्नोलॉजी को बना के पता इसका नाम क्या रखा है? इस टेक्नोलॉजी का नाम है क्वेक कास्ट। और ये क्वेक कास्ट क्या करती है? ये कहते हैं कि हम अगर आयोनोस्फेयर को स्टडी करें, हमें वहां से अंदाजा हो सकता है कि जमीन में अर्थक्वेक, जलजला कब और कहां आएगा। इनके एग्जैक्ट वर्ड्स इनकी रिसर्च से आपको पढ़ के सुनाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आयोनोस्फेयर हैज बीन शोन to react to major earth and space events such as
थंडरस्टॉर्म्स एंड सोलर फ्लेक्स। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट मैटर है जो आपने नोट करना है वो ये है कि नासा के अंदर काम करने वाले एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट, क्या कहते हैं, डॉक्टर रॉय स्पेंसर, जो खुद नासा में काम करते रहे हैं, मेटीरियोलॉजिस्ट हैं, क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आज तक दुनिया में क्लाइमेट चेंज के नाम पर, ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर जो कुछ आपको बताया गया है वो 2 गुना एग्जैजरेट करके बताया गया है। आईपीसीसी सबसे ऑथेंटिक यहां से रिपोर्ट मिलती है आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में। ये जितनी रिपोर्ट्स हैं आईपीसीसी की, इसका डेटा मैनिपुलेटेड है, इसका डेटा एग्जैजरेटेड है। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर रॉय स्पेंसर कह रहे हैं जो खुद नासा में काम करते हैं। ये उनके विसल ब्लोअर्स हैं कि क्लाइमेट इतनी स्पीड में बदल नहीं रहा जितनी स्पीड में आपको बेचा जा रहा है। इनके वर्ड्स हैं, डॉक्टर रॉय स्पेंसर के वर्ड्स हैं, और ये बड़े नोट करने वाले अल्फाज हैं। इनके वर्ड्स ये हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर आज दुनिया में इतने लोगों को मारा जा रहा है जितने शायद कभी नाजीज ने भी नहीं मारे। दिस इज अ वेपन, दे विल किल मोर देन नाजीज। ये इतने तंग आ चुके थे इस प्रोजेक्ट से, इतने तंग आ चुके थे कि क्लाइमेट इतना नहीं बदल रहा जितना आप रिपोर्ट कर रहे हैं। अब यहां पर एक सवाल आपके जहन में आएगा कि अगर यूएएच का डेटा, जितना भी डेटा सेट है वो मैनिपुलेटेड है, अगर आईपीसीसी का डेटा मैनिपुलेटेड है, अगर नासा का डेटा मैनिपुलेटेड है, तो क्लाइमेट चेंज के नाम पर ये सब कुछ हो क्यों रहा है? क्लाइमेट चेंज के नाम पर ये सब कुछ करते क्यों हैं? और ये किस तरीके से क्लाइमेट चेंज करते हैं? है ना इंपॉर्टेंट सवाल। इन इंपॉर्टेंट सवालों के लिए अगेन मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपनी टीम से कहूं कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी डिटेल्स के साथ बताएं कि दुनिया में ऐसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे पेटेंट्स हैं इस दुनिया में इस वक्त जो पिछले 100 साल से पहले दिए जा चुके हैं। फॉर द पास्ट 100 years ये टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। अगर मैंने आपको मिसाल दी थी ना ड्रोन की, कि ड्रोन के ऊपर आप उसको ड्रोन कहेंगे, आप उसको कोई आत्मा नहीं कहेंगे, कोई शैतान नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको अक्ल है ना, आप जानते हैं। इसीलिए अगर आपने जानना है कि इस तरह की चीज़ कैसे क्रिएट होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि केपी में एग्जैक्टली ये हुआ है, जितना इन 100 टेक्नोलॉजीज़ को मैंने गो थ्रू किया है। एंड अगैन डेटा रिग्रेशन, डेटा ट्रायंगुलेशन, 2 टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो शायद केपीके में यूज़ हो सकती हैं। जो केपी में एग्जैक्ट सिचुएशन हुई थी ना, वो शायद इन 2 पेटेंट्स वाली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहला पेटेंट है, इसको नोट कीजिएगा, US 3441214A 1969 में ये टेक्नोलॉजी का पेटेंट दिया गया। ये करता क्या है? ये क्लाउड सीडिंग करता है, यानी किसी एयरक्राफ्ट के जरिए आसमान में जाया जाए, एक डिवाइस इंस्टॉल की जाए और उस डिवाइस के ज़रिए सिल्वर आयोडाइड को बादलों पे फैला दिया जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे आप स्टिम्युलेट कर देते हैं, आप तेज़ी पैदा कर देते हैं रेनफॉल के अंदर, और वो क्लाउड बर्स्ट करके निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, द अदर टेक्नोलॉजी इज US 9491911B2। ये 2016 में बनी है। ये मॉडिफिकेशन करती है एनवायरमेंटल कंडीशंस की, और ये डिप्लॉय की जाती है कहां पर? जहां पर आपने मैग्नेटिक क्लाइमेट कंट्रोल करना होता है। यानी इसके जरिए किया क्या जाता है, निकल पार्टिकल्स होते हैं, इन निकल पार्टिकल्स को, वो निकल जिससे किसी ज़माने में टूथपेस्ट की जो होल्डर्स थे ना, वो निकल की बना करते थे। सो वो निकल पार्टिकल्स आसमान में जाकर छोड़े जाते हैं। वो निकल पार्टिकल्स जब हवा में जाते हैं तो वो सूरज की जो शुआएं होती हैं, जिससे एल्बीडो इफेक्ट कहते हैं, उसको क्रिएट करने से रोक देती हैं, तो डेंस हो जाता है। जब डेंस होता है तो वो फिर फटता है, और फिर स्पेसिफिक रीजन्स में आप क्लाइमेट को कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर टेक्नोलॉजी। सिचुएशन केपी में जो हुई, जो सिचुएशन पाकिस्तान में है, वो ऐसे ही है। मुझे अफसोस इसलिए होता है कि हमारे लोगों को ये अवेयरनेस कोई देने को तैयार नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे सच बोलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं बताते आज वो दुनिया को कि क्लाइमेट कंट्रोल के नाम पर, क्लाइमेट चेंज के नाम पर आपको मैनिपुलेट किया जाता है? क्योंकि आज दुनिया में रिसेंटली $115 बिलियन के कर्जे दिए गए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को। किस नाम पर? क्लाइमेट चेंज के नाम पर। और वो क्यों दिए जाते हैं? बिकॉज दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ लोन। ये तरीका है आपको कंट्रोल करने का, क्योंकि आपके पास कोई हथियार नहीं है क्लाइमेट से लड़ने का। तो आप पहला काम क्या करेंगे? आप सरेंडर करेंगे।
कि हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमें कर्जा भी चाहिए और हम सर बसजूद आने को तैयार हैं, और जिसके आगे आप सजदा करेंगे दैट विल बी अनफॉर्चुनेटली द वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। ये इतनी डेवस्टेटिंग बात है, सहाफ़ियों को पता है, मेन स्ट्रीम मीडिया को पता है, बट वो डरते हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो आपको सच बताने से डरते हैं। शायद अगर उन्हें आखिरत की फ़िक्र होती तो आपको सच बताते कि ये आपको कंट्रोल किया जा रहा है। ये है वो दज्जाली फितना जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। द अदर थिंग, आपको ये पता होना चाहिए कि यूएन का 2030 का एजेंडा क्या है। आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2030 का ग्लोबल रीसेट है क्या। जब तक आप इन चीज़ों पर बात नहीं करेंगे, आप अपनी औलाद को, अपनी आने वाली नई नस्लों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। वो आज तो आपके खौफ से 4 बुराइयों से रुक जाएंगे, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को जब उन्हें दज्जाल को फेस करना पड़ेगा, जो कि शायद हमारी ज़िंदगियों में करना पड़ जाए, तो वो झुकने में, सजदे में गिरने में 1 मिनट की देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उनको ट्रेन किया गया है, उन्हें कंट्रोल किया गया है, उन्हें ये बताया गया है कि इट्स अ क्लाइमेट चेंज। और वो क्लाइमेट चेंज किस फ़लसफ़े पर अमल पैरा है। दिस इज़ माई मोबाइल, और अगर इस मोबाइल से मैं काम करूँ, मैं अगर इस मोबाइल से एक छोटी सी तस्वीर खींचता हूँ उस टेबल की जहाँ पर मैं इस वक्त बैठा हूँ। अब मैंने ये बहुत क्लोज़ पिक्चर खींच ली है, और ये क्लोज़ पिक्चर में चलें 1 मिनट के लिए आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। सो अब ये अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा तो पता क्या होगा, जैसे ही आप ये तस्वीर देखेंगे, ठीक है, आप मान लेंगे क्योंकि आपको पता है कि मैंने टेबल की तस्वीर खींची है। लेकिन अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा जूम करके दिखाऊँ और साथ ये कहूँ कि ये जेम्स वेब सैटेलाइट टेलीस्कोप से मार्स की और सैटर्न की तस्वीर आई है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप तब भी मान लेंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज साइंस इज द क्वाजी रिलीजन। आज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाला कोई मजहब है ना, तो वो साइंस है। आज साइंस के नाम पर आपको मैं कुछ भी बोलूंगा, आप मानने को तैयार हो जाएंगे कि सच बोल रहा है। लेकिन मैं आपको दीन के नाम पे कोई भी बात कहूँगा, आप मुझसे 10,000 किस्म के प्रूफ मांग लेंगे। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, और आपका जागना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये बातें नहीं पता, आपकी औलाद को डेफिनेटली ये बातें नहीं पता होंगी। आज जिस नाम पर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, थोड़ा सा माजी में चलते हैं। 1960s में क्या होता था? 1960s में कहा जाता था ग्लोबल कूलिंग हो रही है, ग्लोबल कूलिंग हो रही है, दुनिया ठंडी हो रही है, इस ठंडी दुनिया से लड़ने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन साथ साथ ये कहा करते थे कि नई आइस एज पैदा हो रही है। अब इस आइस एज से लड़ने के लिए हुआ क्या कि साइंस का वो पूरा नैरेटिव ही फ्लिप होकर रह गया। फिर आया 1970 का दौर, और 1970 के दौर में दुनिया को कहा जाता था एसिड रेन हो रही है, इस एसिड रेन से हमें लड़ना है। फॉरेस्ट, हमारे जंगल, हमारी जो झीलें हैं, इनको बहुत ख़तरा है, तो बाहर मत निकलें। लेकिन हुआ क्या, उस एसिड रेन के नाम पर 1990s में यूएस क्लीन एयर एक्ट पास हो गया, और उस क्लीन एयर एक्ट के तहत क्या हुआ कि वो कंपनीज जो प्रोडक्ट्स बनाती थी उनके ऊपर हज़ारों किस्म के चेक्स लग गए, कंट्रोल हासिल कर लिया गवर्नमेंट्स ने कि अब आपकी आउटपुट को हम चेक कर सकते हैं। अगैन वेदर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो करने वाले तो अपना काम कर जाते हैं, तो जो वो कॉज एंड इफेक्ट पैदा करते हैं ना, उन्होंने कॉज पैदा किया एसिड रेन, और इफेक्ट ये हुआ कंपनीज का कंट्रोल हासिल कर लिया। फिर आया जनाब 1980s, और 1980s में आपने एक बात, अगर आप मिलेनियल हैं मेरी तरह, आपने सुन रखी होगी, ओजोन लेयर में सुराख हो गया है। और ये ओजोन लेयर में सुराख कोई पूछे इनसे कहाँ हुआ, तो पता क्या कहते थे, ओजोन लेयर में सुराख एशिया के पास नहीं हुआ, यूरोप के या अमेरिका के पास नहीं, ओजोन लेयर में सुराख हुआ है एंटार्क्टिका के पास, ताकि आप कभी देख भी ना पाए। लाइक लिटरली दिस इज हाउ डम दे थिंक यू आर। सो ओजोन लेयर में जो सुराख था, उसके बाद 1987 में मॉन्ट्रियल के अंदर वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, CFCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया, और उसका ऑल्टरनेट किसके पास था, उसका ऑल्टरनेट था डुपॉन्ट के पास। सो एक ऐसे केमिकल को एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर बैन कर दिया, जिससे अमेरिकन कंपनीज को फ़ायदा हो गया। 1990s में फिर आपने सुनना शुरू किया ग्लोबल वार्मिंग, और अब आप जिस दुनिया में रहते हैं, अब आप सुनते हैं क्लाइमेट चेंज। एक बात याद रखिएगा, सूरह रोम में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि बहर और बर के अंदर
कुछ लोगों ने फसाद फैला रखा है। इन लोगों ने अपने हाथों से ये कमाया है, जो गुनाह कमाए हैं, इसका मज़ा रब्बे कायनात उन्हें ज़रूर चखाएगा। बस रब्बे कायनात ढील देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ढील देता है। अफसोस लेकिन तब होता है जब हमारे लोग इन चीज़ों पर सवाल नहीं करते। आप अमेरिका में जाएं, आप यूके जाएं, आप फ्रांस जाएं, आप कनाडा जाएं, यू विल बी सरप्राइज्ड। People know what Project HARP is. People know what Project Cyrus is. People know कि क्लाइमेट को चेंज किया जा रहा है। आपको एक क्लिपिंग दिखाता हूँ। ये क्लिपिंग आज की नहीं है, ये पुरानी क्लिपिंग है। और इस पुरानी क्लिपिंग में आप देख सकते हैं कि एक मशीन क्लाउड फॉर्म कर सकती है। You'll be surprised। और आज यहाँ खड़े होकर आप पानी को कुरान मजीद दिखाते हैं। आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पानी इस तरीके से रुक जाएगा। आप क्या ड्रोन को फरिश्ता या शैतान बोलेंगे? प्लीज़ गेट अप एंड बी अवेक। जागें और जागने के बाद सवाल करें कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, क्या ये क्लाइमेट चेंज वाकई क्लाइमेट चेंज है या आपके साथ एक फ्रॉड किया जा रहा है, आपको एक दज्जाली फितने में घुसाया जा रहा है जिसके लिए आप जाने को तैयार नहीं हैं। दुनिया में 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स की कार्बन क्रेडिट मार्केट है और ये मार्केट बाय द ईयर 2030 16 ट्रिलियन डॉलर्स की होने वाली है। इस मार्केट को क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट भी तो क्रिएट करनी है और वो प्रोडक्ट है क्लाइमेट चेंज। और आपका सजदा करना इस नैरेटिव को, क्लाइमेट चेंज के नैरेटिव को सजदा करना उनके लिए ज़रूरी है जो नहीं चाहते कि आप जागें। मैं हूं इम्तिनान अहमद। आई होप दिस वीडियो वेक्स यू अप फ्रॉम द बोन्स और आपको ये एहसास दिलाए कि आज जिस दज्जाली फितने का आपको सामना करना पड़ रहा है ना, उसके लिए आपका बोलना, आपका जागना ज़रूरी है।